नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। खीरा की खेती किसानों के लिए है लाभकारी। अधिक उत्पादन लेने के लिए मृदा में प्रयोग करें माइकोराइजा। हमारे अनेक किसान भाई ककड़ी की खेती करते हैं, लेकिन बुआई के बाद से फसल पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उत्पादन कम मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम धनोरा, जिला सागर के प्रगतिशील किसान राजेश श्रीवास्तव ने ककड़ी की खेती की है। तो वह फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करते हैं, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। किसान भाइयों, इसमें ककड़ी की अधिक उत्पादन लेने के लिए मैंने जो विधि अपनाई है, इसके लिए सबसे पहले मैंने जो पौध हमारी आज करीब एक या सवा महीने के करीब हो गई है। किसान भाइयों, आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इसके लिए खरपतवार पर ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। हमारे परिवार लोगों ने जी गुड़ाई वगैरह 2-3 बार कर ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा खेत में 2 बार गुड़ाई हो चुकी है और इसके लिए हमने खरपतवार जितने भी है उसको सब उखाड़ के बाहर कर दिया है। और भी मतलब अभी खरपतवार और भी आते रहते हैं, अपने मौसम के हिसाब से हर 15 दिन में एक नया खरपतवार आता रहता है। जैसे कि गाजर घास हुआ, चौलाई हुआ, इस टाइप के आते रहते हैं। तो इनके लिए हम लोग हर हफ्ते में शाम की टाइम सुबह जब भी मौसम मतलब देखते हैं तो उसमें हम उसकी सफाई करते रहते हैं, इससे नियंत्रण करते रहते हैं। इससे हमारा ये होता है कि फल जो है किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं हो पाता है। अगर खरपतवार ज़्यादा रहेगा तो उत्पादन हमारा बहुत ज़्यादा गिर जाता है। इसलिए विशेष ध्यान हम लोग जो है खरपतवार के ऊपर लेते हैं। तो हम बोने के पहले जो है पोटास डाल देते हैं, पहले डाल देते हैं पोटास। इसके बाद जब हम उसका कूड़ा बनाते हैं, चारों तरफ जो पेड़ मतलब पौध तैयार किए थे, उस कूड़े में हम ये यूरिया और DAP का थोड़ा थोड़ा उसमें पौधों के उसमें कूड़े में डालते चले जाते हैं। एक बार तो हम खाद दे देते हैं और फिर हमारी जो क्रॉप जो है एक सवा महीने की हो गई है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक बार NPK का और इस्तेमाल करेंगे। तो NPK में भी हम वही करते हैं कि हर कूड़े में जो है एक मुट्ठी NPK देते जाते हैं और सिंचाई के पहले और फिर सिंचाई करते रहते हैं। और फिर इसमें 2-3 बार हमें स्प्रे करके जैविक का भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम गोबर खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा उत्पादन के लिए ये चीज़ भी डालते रहते हैं। इससे हमारा उत्पादन अच्छा आता है। किसान भाइयों, सिंचाई की बात करते हैं। आप जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा मौसम रहता है सिंचाई वैसा करना पड़ती। वायुमंडल अगर गर्म है, अगर जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो सिंचाई जो है 2-3 दिन के अंदर करना पड़ती है और कभी कभी 1 हफ्ते का भी टाइम मिल जाता है। जैसा आपकी ज़मीन हो, ढालू है, जैसे हमारा खेत आप देख रहा है ये ढालू है, तो इसमें हमको सिंचाई ज़्यादा करना पड़ती है। और समतल है तो उसमें सिंचाई कम लगती है। इसमें सिंचाई में विशेष ध्यान यही देना पड़ता है कि सिंचाई को जो है आप शाम की तरह शाम के टाइम करें। किसान भाइयों, खीरा की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल की सही देखरेख करना जरूरी होता है। फसल में सिंचाई एक मुख्य घटक है जिसका प्रबंधन करना अति आवश्यक है। इसलिए ये किसान खीरा की फसल में नमी बनाए रखते हैं। ऐसा लगता है कि रोग भी आएंगे, मौसम चेंज हो रहा है तो रोग भी आ सकते हैं, कीट भी आ सकते हैं। पहले सबसे ज़्यादा इसमें कीड़े आते हैं। लाल कीड़ा ज़्यादा मतलब हमारी उत्पादन को कम करता है। नीम तेल का इस्तेमाल करते हैं पूरे उसमें खेत में, और नीम तेल का इस्तेमाल करने के बाद फिर भी अगर मान लो अगर और भी आता है तो फिर हम केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहले परफेनोफास का स्प्रे कर देते हैं।
अगर उससे के बाद अगर सेकंड बार और आता है तो फिर हम इसके लिए साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कर देते हैं, ताकि वो जितनी बार भी कीट दिखते हैं हर 15-10 दिन के अंदर हमें दवाई का इस्तेमाल देखना पड़ता है। अब आती है हमारे आगे चल के हमको एक ही दिक्कत आती है, वो आती है फल मक्खी की। जब हमारी उत्पादन तैयार होने को हो रहता है उसी टाइम पर जब जगुआ चालू होता है, इसके बाद हमने देखा है कि फल मक्खी आ जाती है, जिससे कि वो पौधे अपने हमारे फल को नीचे गिरा देती है। इसमें किसान हमने देखा है किसान भाइयों पत्तों पर जो है एक छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे छोटे छोटे से धब्बे नज़र आते हैं, ये उनका जो है स्टार्टिंग होती है। इसी टाइम पर हम उसके लिए सबसे पहले तो हम नीम तेल डाल देते हैं। इस कीट की शुरुआती अवस्था में जैविक नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। यदि कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होता है तभी रासायनिक नियंत्रण के लिए डाइक्लोरोवास दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण आसानी से कर लेते हैं। अगर मान लो अगर आपके खेत में जैसे कि अगर पत्ती सड़ रही है तो उस पौधा अगर पूरा जल गया है या सड़ रहा है तो उस पौधे को जो है आप अपने खेत से अलग कर देते हैं, उसको जाके गड़ा देते हैं, ताकि उसके वायरस और ज़मीन में ना आए और दूसरे किसान भाइयों के खेत में भी ना जाए। किसान भाइयों, इनका कहना है कि यदि फसल में चूड़िल फफूंदी रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले रोग ग्रसित पत्तियों को तोड़कर जमीन में दबा देते हैं या फिर जलाकर नष्ट करते हैं, जिससे इस रोग का फैलाव कम हो जाता है। रोग का प्रकोप अधिक दिखाई देता है तो यह घुलनशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते हैं। और भी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन ककड़ी पर हम विशेष ध्यान देते हैं क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है तो ककड़ी की ज़्यादा होती है, क्योंकि ये हर मौसम में चलती है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले कोरोना के 46 नए मरीज। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव। भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। वीडी शर्मा सहित दिग्गज नेता शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस को लेकर दिग्विजय की बैठक में नरोत्तम का निशाना। कहा सिद्ध ही नहीं कर सकते ये झूठ केस, सब जगह भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल। प्रतिमा का भी किया अनावरण। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ गर्मी का सितम। 20 शहरों में पारा 40 के पार। भोपाल का तापमान 41 के पास। सतना में गर्मी का कहर। लाइट नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। मिट्टी अच्छी होगी तभी उससे भरपूर उपज ले सकते हैं, लेकिन आजकल किसान मिट्टी की सेहत पर बहुत कम ध्यान दे रहे हैं। आज अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग हो रहा है। फसलों के अवशेषों को जलाया जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं मिट्टी में प्राकृतिक रूप से मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता धीमी पड़ गई है। किसान भाइयों, मिट्टी की सेहत सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें माइकोराइजा की भूमिका अधिक होती है, जिसके बारे में समस्त जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर सिंह बघेल से। माइकोराइजा जो कि एक जवाहर जैव उर्वरक केंद्र का बेहतरीन उत्पाद है, हमारे किसानों को सभी फसलों के लिए सिफारिश की जाती है ताकि उनकी फसलों में बढ़िया भूमि की गुणवत्ता बढ़ जाए, पौधों की जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ जाए और जो उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी हो। माइकोराइजा एक फंगस है
जो मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की सक्रियता को बढ़ा देता है, जिससे मिट्टी का सुधार होता है, जिसके कारण फसलों का अच्छा विकास होता है। फसलों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, अधिक उत्पादन होता है और उपज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है। माइकोराइजा जो है लगभग 80% पौध प्रजातियों में पाया जाता है और ये जड़ तंत्र जो होता है, जो हमारा जड़ का आसपास का क्षेत्र होता है, उसको विस्तार करने का काम करता है। जो मिट्टी में हमारा पानी है, जल है या हमारे जो पोषक तत्व हैं, उसको हमारी जड़ों के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें से उसकी उपलब्धता को पौधों के लिए बढ़ाता है। भूमि से उसकी उपलब्धता को जड़ों की तक लाने में बहुत सहायक होता है। इसके साथ ही अगर हम जैव उर्वरकों का इस्तेमाल में अगर माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो पौधों में जो एक प्रकार का पानी की कमी होती है कभी, या मौसम में कभी गर्मी आ जाती है या किसी प्रकार की कोई समस्या, तो जो तनाव होता है जिसकी सहन करने की शक्ति हमारे पौधों में लाने की बेहतरीन कार्य करता है। इसके साथ ही यह जो हमारी विभिन्न प्रकार की जो फफूंद हैं या विभिन्न प्रकार के जो फफूंद हमारे जमीन में या भूमि में होती हैं, उनके साथ में एक सहजीवी पारस्परिक संबंध तैयार कर लेता है। इस प्रकार से ये इसकी बेहतरीन जो कार्य है वो विशेषताएं हैं जिसके कारण फसलों में इसको लाभ होता है। फसलों में आमतौर पर ये मौजूद रहता है, लेकिन कई जगह बेहिसाब रसायनों के प्रयोग से इसकी कमी देखी जा रही है। इसलिए जरूरत है जैविक खादों का अधिक से अधिक प्रयोग हो। जिन क्षेत्रों में माइकोराइजा की कमी लग रही हो, वहां पर बाजार में मौजूद माइकोराइजा कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग वर्ष में एक बार जरूर करें। कई बार क्या होता है कि देखा गया है कि हमारे जो माइकोराइजा है उसमें कार्बनिक गोंद उत्पन्न करते हैं, तो मिट्टी के कणों को बांध कर रखने का काम, मतलब जो मिट्टी है वो अगर उसमें जो हम देखते हैं कि कई बार मिट्टी में एक जुड़ाव नहीं होता, एक कसाव नहीं होता, तो माइकोराइजा की एक गुणवत्ता होती है कि वो उसको अच्छी तरीके से उसको हम कहते हैं मिट्टी के कणों को बांध कर रखने की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी हो जाती है। कई बार माइकोराइजा जो है वो मेटाबोलाइट्स का उत्पादन करते हैं, और जब मेटाबोलाइट्स का उत्पादन भूमि में होता है तो वो जो पौधों की जड़ का क्षेत्र होता है वो उसका विकास बढ़ जाता है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, जिससे पौधों को जो पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता तेजी से होती है, और जो उस जड़ के आसपास के क्षेत्र में नहीं होती है तो दूरी से भी उन पोषक तत्वों की अवशोषण और उनका पौधों को उपलब्धता में आसानी हो जाती है। माइकोराइजा कल्चर पाउडर के रूप में उपलब्ध है। कई निजी कंपनियां भी इसे बनाती हैं और सरकारी क्रय केंद्रों से भी आप इसे ले सकते हैं। आपको यहाँ 5 किलोग्राम का पैकेट लगभग 250 रुपये में उपलब्ध है। निजी कंपनियों के उत्पाद की अलग अलग कीमत हो सकती है। यह सभी फसलों में उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे केंद्र में जो पाउडर के रूप में आप लोगों के लिए उपलब्ध होता है, और ये बहुत ही कम लागत में या कम मूल्य में किसानों के लिए उपयोग के लिए हम हमेशा सलाह देते हैं। और इसका उपयोग करते समय इसको मिट्टी उपचार जरूर करना चाहिए। उसके लिए हम हमेशा सिफारिश करते हैं कि 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से माइकोराइजा का उपयोग करें, और इसको लगभग अगर हम जितनी ज़्यादा मात्रा में, अगर 25-30 किलोग्राम हमारी गोबर की खाद, केचुआ की खाद या मिट्टी मिल रही है वो नहीं, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर गोबर की खाद या केचुआ की खाद हमारे पास उपलब्ध है तो हम इसको 50 से 100 किलोग्राम गोबर की खाद में 4 किलोग्राम जो हमारा माइकोराइजा है उसको अच्छी तरीके से मिला देवें, और मिला देने के बाद में उसको रात्रि भर किसी ठंडे स्थान पे रहने रख दें, और उसके बाद अगले दिन उसको हम खेतों में अगर उसको अच्छी तरीके से बुआई के पूरा खेत में फैला देवें, अच्छी तरीके से छिड़काव कर देवें। तो और उसके बाद अगर हम बुआई के बाद एक हल्की सिंचाई करते हैं तो जो हमारे माइकोराइजा हैं उनकी क्रियाशीलता रात भर में अच्छी तरीके से बढ़ जाती है, और जब खेतों में हम डालते हैं और हल्की सिंचाई कर देते हैं तो उनकी क्रियाशीलता में और गति आ जाती है, और उससे भूमि के अंदर माइकोराइजा की जो गुणवत्ता है और भूमि की जो गुणवत्ता है, हमारे पौधों में जो उत्पादन की शक्ति है या उसकी जो ताकत है उसमें बढ़ोतरी होती है। किसी भी प्रकार के जो हम खेती करते हैं उसमें अगर हम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत कम लागत में अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सोमवार को मिले कोरोना के 46 नए मरीज। जबलपुर में सबसे ज्यादा 20 मरीज कोरोना पॉजिटिव।
भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक, वीडी शर्मा सहित दिग्गज नेता शामिल, विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। कांग्रेस कार्यकर्ता पर केस को लेकर दिग्विजय की बैठक में नरोत्तम का निशाना, कहा सिद्ध ही नहीं कर सकते ये झूठ केस, सब जगह भ्रम फैलाने की हो रही कोशिश। जबलपुर दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत स्वामी श्यामा देवाचार्य के पुण्यतिथि कार्यक्रम में हुए शामिल, प्रतिमा का भी किया अनावरण। मध्य प्रदेश में शुरू हुआ गर्मी का सितम, 20 शहरों में पारा 40 के पार, भोपाल का तापमान 41 के पास। सतना में गर्मी का कहर, लाइट नहीं आने से लोगों को भारी परेशानी, कई ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फूलों की बढ़ती बाजार में मांग को देखते हुए प्रदेश में बहुत से किसान गुलाब की खेती कर रहे हैं, लेकिन आप गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार तभी ले सकते हैं जब इस मौसम में खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों का नियंत्रण सही समय पर करेंगे। तो आप किस तरह से करें इन सभी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रही हैं कृषि महाविद्यालय जिला विदिशा की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पणा जायसवाल। आज मैं आपको गुलाब की व्यावसायिक खेती किस प्रकार से हम करें इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुलाब की मांग न सिर्फ हमारे देश में अपितु अन्य देशों में भी बहुत अधिक है। क्यारी में नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता हमेशा होती है। 4 से 6 दिन की अंतराल पर जो है आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। यह आपके ऊपर है कि आप सिंचाई का माध्यम किसे चुनते हैं। यदि आपके पास ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आप ड्रिप या स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से इनिशियल कॉस्ट भले ही थोड़ी अधिक आती है, लेकिन जो है इसमें पानी की बचत काफ़ी अधिक होती है। तो यह सिंचाई की व्यवस्था उत्तम है यदि आप कर पाएँ तो। किसान भाइयों, यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप बहाव पद्धति से गुलाब की फसल में पानी देकर गुलाब की फसल से अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। प्लास्टिक मल्च का प्रयोग यदि आप करते हैं तो इससे जो है वाष्पीकरण कम हो जाता है, नमी बरकरार रहती है, जिससे खरपतवार की जो समस्या है वो नहीं होती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई जो है वो भी समय समय पर आप आवश्यक रूप से करें, क्योंकि नहीं करने पर क्या होता है खरपतवार आ जाते हैं और जो कि मुख्य फसल को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा होने पर क्या होगा कि पानी खाद जो है वो पौधों को प्राप्त ना हो करके, गुलाब की फसल को प्राप्त ना हो करके जो है खरपतवार जो है उससे अपनी बढ़ोतरी करने लगते हैं, जिससे कि जो है फसल को बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचता है। इसे आप या तो खुरपी की सहायता से या हंसिए की सहायता से कर सकते हैं, या आप हाथ से भी हटा सकते हैं। और इसकी व्यावसायिक फसल जब हम लेते हैं तो कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से जो कीट लगते हैं वो गेल, जैसिड, लाही, थ्रिप्स। इसकी रोकथाम हमें समय समय पर करना अति आवश्यक है। इनकी रोकथाम के लिए 7 जो है 0.3% या मैलिथियोन का जो है आप छिड़काव करें। इसके अलावा गुलाब की फसल में मकड़ी कीट का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों की पत्तियों में जाला बनाकर उनका रस चूसता रहता है, जिससे पौधे की पत्तियों का क्लोरोफिल कम हो जाता है और पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, जिससे फसल कमजोर हो जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए ओमाइड दवा 1 मिलीलीटर मात्रा को 2 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इससे कीट का नियंत्रण किया जा सकता है।
इसके बाद जो है कीट व रोग प्रबंधन जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। गुलाब की जो मुख्य बीमारी है वो डायबैक है। यह प्रायः छटाई के बाद कटे भाग पर हो जाती है, जिससे पौधे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए जड़ तक सूख जाते हैं। तीव्र आक्रमण होने पर पूरा पौधा ही सूख जाता है। इसकी रोकथाम के लिए छटाई के तुरंत बाद कटे हुए भाग को चौबटिया पेस्ट, जिसमें 4 भाग कॉपर कार्बोनेट, 4 भाग रेडलेट और 5 भाग जो है तीसी का तेल जो होता है इसका होता है, एवं 0.1% मैलिथियोन का आप छिड़काव भी कर सकते हैं। इसके अलावा गुलाब की फसल में भभूतिया रोग का प्रकोप भी होता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियां, टहनियां और फूलों पर भूरे रंग का पाउडर जैसे दिखाई देता है और अधिक प्रकोप होने पर पत्तियां काली पड़कर सूख जाती है और फूलों की गुणवत्ता खराब होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस रोग की पहचान कर नियंत्रण के लिए घुलनशील गंधक की 3 ग्राम मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो आप सभी से मेरा ये अनुरोध है कि जब भी आप गुलाब के फूल की जो है खेती करें तो ये जो कुछ वैज्ञानिक बिंदु हैं, निंदाई, गुड़ाई, सिंचाई जो है, कीट प्रबंधन जो है, रोग प्रबंधन है, तो इन सभी में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और अपनी फसल की पैदावार बढ़ाएं। धन्यवाद। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम लेखिया, जिला टीकमगढ़ के राजा प्रजापति ने। आपने ब्रॉयलर मुर्गी की प्रजाति और उसके पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एकीकृत कृषि में हम, जैसे मैंने अभी बताया आपको, मुर्गी पालन, बकरी पालन या भैंस पालन को हम इसमें एक इकाई के रूप में उसको ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके लिए एक बहुत मशहूर नस्ल है जिसका नाम है क्रॉयलर। क्रॉयलर मुर्गे देखने में बिल्कुल देसी मुर्गों की तरह होते हैं। क्रॉयलर के नर मुर्गे 35 से 40 दिन में तैयार हो जाते हैं और देसी मुर्गे 80 से 90 दिन में मांस उत्पादन के लिए तैयार होते हैं। जहां तक अंडा उत्पादन की बात है तो देसी मुर्गी की तरह ही क्रॉयलर लगभग 5 माह बाद से अंडा उत्पादन करती हैं और इनका अंडा उत्पादन लगभग 220 तक है। क्रॉयलर अंडा का आकार देसी मुर्गी के अंडे के तुलना में बड़ा होता है। इस क्रॉयलर ब्रीड को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने 3-4 नस्लों को क्रॉस किया और इस क्रॉस करने के बाद में इस नस्ल के अंदर जो गुण सम्मिलित हुए, जिनका मुख्य रूप से प्रभाव देखेंगे आप इसके शरीर भार पर, इसकी शारीरिक वृद्धि पर तथा मांस की मात्रा पर। साथ ही अंडों के उत्पादन में की अगर हम बात करें तो अंडों का उत्पादन करीब करीब 220 से 230 अंडे इसके मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। क्योंकि इसकी अगर हम आर्थिक विश्लेषण की बात करें तो प्रति अंडा इसका गर्मी के दिनों में 10 रुपये और सर्दी में 30 से 35 रुपये तक का अंडा इसका बिकता है। तो 220 से 30 अंडे अगर एक मुर्गी देती है तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड माना जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंडा उत्पादन की जो सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम है वाइट लेगहॉर्न, उसका एक अगर हम रिकॉर्ड उत्पादन की बात करें तो 300 या 302 अंडे या 300 तक जो अंडे हम मानते हैं, उसकी तुलना में अगर ये 220 अंडे देती है और जिसका जो बाज़ार में भाव है, यानी आप ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज अगर 20 रुपये का अंडा हम मान कर चलते हैं तो वाइट लेगहॉर्न की तुलना में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। जिसका मुख्य कारण है कि वाइट लेगहॉर्न के लिए आपको 12 से 15 टीके लगाने पड़ते हैं, लेकिन इन बैकयार्ड बर्ड्स की अगर हम बात करें तो इनमें 3 से 4 टीके ही सफिशिएंट है। अगर अंडा उत्पादन को देखते हुए क्रॉयलर मुर्गे की तुलना व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी से भी करें तो व्हाइट लेग हॉर्न का अंडा उत्पादन तो अधिक है, लेकिन इनके प्रबंधन पर खर्च आता है, जबकि क्रॉयलर के प्रबंधन पर खर्च कम आता है।
इसी तरह मांस उत्पादन के लिए क्रॉयलर का पालन करते हैं तो इनमें ब्रायलर मुर्गियों की तुलना में बीमारियां कम लगती हैं, कम समय में अधिक वजन की हो जाती हैं, इनके मांस की डिमांड अधिक रहती है। रही बात इनके खान पान की, तो व्हाइट लेगॉर्न मुर्गी के लिए आपका जो खाने या रखरखाव का खर्चा है वो अधिक आएगा। इन मुर्गियों के रखरखाव या खान पान का खर्चा कम इसलिए आता है क्योंकि ये काफ़ी हद तक यानी 25 से 30% या 35% तक आप घर के बचे हुए खाने, बचे हुए अनाजों के अवशेष, फलों के अवशेष, सब्जियों के अवशेष भी आप इनको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि खाने के ऊपर का अगर खर्चा हम बचाते हैं तो हमारी आमदनी और अधिक बढ़ती है। क्रॉयलर मुर्गियों के आहार प्रबंधन में लगने वाले खर्च को कम करने के लिए इनको खुली जगहों में भी छोड़ सकते हैं, जहां ये कीड़े मकोड़े, घास और सड़ी गली चीजों को खाकर आहार की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, या बिछाली पद्धति में बने बनाए आहार देकर इनके आहार की पूर्ति कर सकते हैं। आज बाजार में सभी तरह के तैयार किए गए आहार उपलब्ध हैं, या आप चाहें तो घर पर भी आहार तैयार कर सकते हैं। एकीकृत कृषि के लिए यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में अगर आप कभी कोई एक यूनिट पक्षियों की यानी मुर्गियों की लाएं तो बैकयार्ड बर्ड जैसे प्रतापधन की मैंने बात की, या निर्भीक की हमने बात की, या मान लीजिए कड़कनाथ की बात करी, उसी तरह से आप क्रॉयलर नस्ल को भी आप रख सकते हैं, जो कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल विकसित की गई है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।